हेलो एवरीवन, मैं दुष्यंत सिंह। नागरिकता से संबंधित एक क्लास आप देख चुके हैं और पिछले क्लास में हमने बात की थी कि नागरिकता के जो प्रावधान हैं भारतीय संविधान के किस भाग में दिए गए हैं। इसके साथ साथ हम ये जान चुके हैं कि भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक नागरिकता के प्रावधानों के बारे में बताया गया है। साथ ही साथ हमने ये भी जाना था कि अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक प्रत्येक अनुच्छेद में नागरिकता से संबंधित कौन कौन से प्रावधान दे रखे हैं। आज इस क्लास में हम अध्ययन करने वाले हैं कुछ ऐसे विदेशी निवासियों के बारे में जिन्हें भारत सरकार ने नागरिकता से संबंधित कुछ विशेष अधिकार दे रखे हैं। उन्हीं में आते हैं आपके एनआरआईज, पीआईओज और ओसीआईज। एनआरआई यानी कि नॉन रेजिडेंट इंडियंस, पीआईओ अर्थात पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन्स जिसे हम कहते हैं भारतीय मूल के व्यक्ति, और ओसीआई ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया। इनके बारे में बात करेंगे कि ये क्या होते हैं, क्या ये भारत के ही नागरिक होते हैं, क्या ये विदेशी नागरिक होते हैं। ठीक है, इनके बारे में चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ हम जानेंगे नागरिकता अधिनियम 1955 में जो संशोधन हुए हैं वो कब कब हुए हैं, और इसका जो सबसे लेटेस्ट संशोधन है वो है नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। इसके बारे में आपने शायद पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा होगा तो आप अच्छी तरह से यहाँ समझ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एनआरआईज के बारे में। एनआरआईज को कहा जाता है नॉन रेजिडेंट्स इंडियन, अगर हिंदी में बोले तो अनिवासी भारतीय। इनको कहा जाता है अनिवासी भारतीय या अप्रवासी भारतीय। तो इनके बारे में बात करते हैं कि ये भारतीय नागरिक होते हैं। जो अनिवासी भारतीय होते हैं वो भारत के ही नागरिक होते हैं और भारत का ही पासपोर्ट वो धारण करते हैं। लेकिन क्या होता है कि नौकरी करने के उद्देश्य से या व्यापार करने के उद्देश्य से वे हमारे देश को छोड़ करके अन्य देश में जाते हैं। किस पर्पज के लिए? नौकरी करने के लिए या व्यापार करने के लिए। तो वे वहां पर अपने नौकरी या व्यापार का जो सिस्टम है उसे संभालते रहते हैं। लेकिन जब ये कंडीशन पैदा हो जाती है कि अनिश्चित काल तक भारत से बाहर रहने की वो इच्छा प्रकट करते हैं, ठीक है, उनके जो है वापस आने का कोई निश्चित टाइम नहीं होता, और वो ये इच्छा प्रकट करते हैं कि उन्हें अनिश्चित काल तक विदेश में रहना पड़ेगा या किसी अन्य देश में रहना पड़ेगा, तो जो सरकार होती है उनको एनआरआई का दर्जा दे देती है। समझ में आ गया? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पीआईओ, पीआईओ को बोलते हैं पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन यानी भारतीय मूल के व्यक्ति। आपने अक्सर समाचार पत्रों में ये शब्द देखा होगा, आप सभी इस शब्द से परिचित होंगे कि भारतीय मूल के व्यक्ति ने ये काम कर दिया, भारतीय मूल के व्यक्ति ने अमेरिका में ये काम कर दिया, वो भारतीय मूल के अमेरिकी डॉक्टर हैं। ऐसे शब्दों से आप परिचित होंगे। जैसे आपने नाम सुना होगा सुंदर पिचाई, सत्या नडेला या सुनीता विलियम्स के बारे में। ये सभी जो आते हैं, सुनीता विलियम्स जो हैं भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री हैं या वैज्ञानिक हैं। तो इनके बारे में आपने पढ़ा होगा। सुंदर पिचाई जो गूगल के सीईओ हैं वो भी भारतीय मूल के हैं। तो आखिर में ये भारतीय मूल का शब्द है क्या, इसके पीछे रीजन क्या है? तो वे व्यक्ति जिनके पूर्वज या वे स्वयं भारत के नागरिक रहे हैं किंतु वर्तमान में अन्य देश के नागरिक हैं, ऐसे व्यक्ति भारतीय मूल के नागरिक कहलाते हैं कि जिनके पूर्वज, जिनके माता पिता, दादा दादी, ठीक है, वो कभी न कभी भारत के नागरिक रहे हों, लेकिन या वे स्वयं भारत के नागरिक रहे हों, लेकिन वर्तमान में वो भारत के नागरिक न होकर के कहाँ के हैं, उन्होंने किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर ली है और वे वहां के नागरिक हो गए, तो उन्हें कहा जाएगा वे के भारतीय मूल के नागरिक हैं। लेकिन इसमें एक बाउंडेशन है कि पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान और चाइना, ये जो कंट्रीज के नाम आपको दिखाई दे रहे हैं, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान और चाइना, ये भारतीय मूल के व्यक्ति नहीं हो सकते हैं। ये कंट्रीज आपको दिखाई दे रही हैं। इन देशों से संबंधित व्यक्तियों को भारतीय मूल का व्यक्ति नहीं कहा जा सकता है, अर्थात इनको पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन नहीं कहा जा सकता है। तीसरे नंबर पर आता है ओसीज, ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया, यानी इनको बोला जाता है हिंदी में भारत के समुद्र पारीय नागरिक। भारत के समुद्र पारीय नागरिक ये कौन होते हैं कि जो संविधान लागू होने के समय या बाद में भारत के नागरिक थे। ऐसे व्यक्ति जो भारत के संविधान लागू होने के समय यानी 26 जनवरी 1950 के दिन या उसके बाद में ये भारत के नागरिक रहे हैं, और ऐसे क्षेत्र से संबंध जो 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का अंग बन गया हो, ये दूसरा पॉइंट हो गया। और तीसरा पॉइंट है कि उपयुक्त में से किसी का पुत्र या पुत्री हो। अब समझते हैं कि ओसीआई क्या होते हैं, भारत के समुद्र पारी नागरिक क्या होते हैं। ऐसे व्यक्ति ओसीआई की कैटेगरी में आते हैं, या ऐसे व्यक्ति भारत के समुद्र पारी नागरिक कहलाते हैं जो संविधान के लागू होने के समय या बाद में भारत के नागरिक रहे थे। इसके अलावा वे किसी ऐसे क्षेत्र से संबंध रखते हैं जिसे
भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में भारतीय राज्य क्षेत्र में मिला लिया गया हो, और पहले वो उस क्षेत्र का हिस्सा हुआ करते थे, लेकिन जब वो क्षेत्र भारतीय राज्य क्षेत्र में मिला लिया गया तो वे भारत का हिस्सा है, तो उनको बोलेंगे हम ओसीआई, ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया। ठीक है, या फिर उपरोक्त दोनों जो प्रावधान दे रखे हैं, यानी कि संविधान लागू होने के समय या उसके बाद में जो भी व्यक्ति रहा हो, उसका कोई पुत्र या पुत्री या फिर कोई ऐसा क्षेत्र जो भारत में मिलाया गया हो भारतीय स्वतंत्रता के बाद में, उसका जो नागरिक हो, उस व्यक्ति के पुत्र पुत्री या पौत्र या पौत्री ये भी होंगे, ये भी क्या कहलाएंगे, ओसीआई कहलाएंगे, ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया कहलाएंगे। ठीक है, लेकिन इसमें भी ध्यान देने योग्य बात यह है कि बांग्लादेश पाकिस्तान का नागरिक नहीं होना चाहिए। ये जो प्रावधान है ये बांग्लादेश और पाकिस्तान के नागरिकों पर लागू नहीं होते हैं। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं कि नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन कितनी बार किया जा चुका है। तो नागरिकता संशोधन अधिनियम में संशोधन हुआ है 1986 में, 1992 में, 2003 में, 2005 में, 2015 में, और सबसे जो नवीन संशोधन हुआ है वो हुआ 2019 में। ठीक है, तो सबसे पहले नागरिकता अधिनियम 1955 के बारे में हम पिछली क्लास में पढ़ चुके थे। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 में क्या क्या था, ये 6 जनवरी 2015 को राष्ट्रपति के द्वारा लागू किया गया था, और वर्तमान में भारतीय नागरिकता के लिए भारत में 1 वर्ष तक लगातार रहना अनिवार्य है। ये इसके प्रावधान थे, किसके, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 ये अब तक वैसे करंट का विषय है, लेकिन कुछ समय बाद ये फिर दोबारा से फैक्चुअल इंफॉर्मेशन में सम्मिलित हो जाएगा, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना तो आवश्यक है ही। तो इसके बारे में जो कुछ प्रमुख पॉइंट हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं कि जो नागरिकता संशोधन अधिनियम था 2019 में आया था, इसने किस अधिनियम का संशोधन किया था, तो वह नागरिकता अधिनियम 1955 में इसने संशोधन किया था। पहला प्रश्न यहाँ से ये बन जाता है। दूसरा प्रश्न ये बनता है कि लोकसभा में कब पारित हुआ था। 9 दिसंबर 2019 को लोकसभा से पारित हुआ था, एवं 11 दिसंबर 2019 को ये राज्यसभा से पारित हुआ था। कौन सा पारित हुआ था, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। 9 दिसंबर 2019 को लोकसभा में पारित, 11 दिसंबर 2019 को राज्यसभा में पारित। इसके अलावा 12 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति के द्वारा इसे हस्ताक्षरित कर दिया गया, राष्ट्रपति ने इसको मंजूरी दे दी। और जो सिटीजन अमेंडमेंट बिल था वो अब क्या बन गया था, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट बन गया, यानी नागरिकता संशोधन कानून बन गया। जो पहले क्या कहलाता था, नागरिकता संशोधन विधेयक कहलाता था, अब वो क्या कहा जाने लगा है, नागरिकता संशोधन कानून कहा जाने लगा है। प्रावधान क्या थे इसमें, सबसे प्रमुख चीज यही है कि इसके प्रावधान क्या थे। इसमें बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से आए हुए कौन कौन सी कम्युनिटी के लोग, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से 31 दिसंबर 2014 को या उसके पहले, 31 दिसंबर 2014 को या इस डेट के पहले जो भी हिंदू आए, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई, इन धर्मों के लोग आए हैं, उनको कुछ शर्तों के अनुसार भारत में रहने एवं नागरिकता प्राप्त करने का अधिकार होगा। यह है नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के प्रावधान। ठीक है, यानी 31 दिसंबर 2014 को या इससे पहले जो भी लोग पाकिस्तान, अफगानिस्तान या बांग्लादेश से आए, और कौन सी कम्युनिटी के लोग थे वो, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई, जो कि भारत में रह रहे हैं, उनको क्या होगा, नागरिकता प्राप्त करने का अधिकार होगा, या वे नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारत सरकार के समक्ष आवेदन कर सकते हैं। ये प्रावधान थे 2019 के नागरिक संशोधन अधिनियम के। लेकिन एक चीज याद रखने योग्य ये है कि इस संशोधन के द्वारा जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसे इसमें सम्मिलित नहीं किया गया है, यानी कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश की जो मुस्लिम कम्युनिटी है, मुस्लिम समाज के लोग हैं, उन्हें इसमें जगह नहीं दी गई है। ठीक है, तो ये हो गया आज का वीडियो, और इसी के साथ नागरिकता अध्याय बिल्कुल समाप्त हो जाता है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे सिर्फ नागरिकता इस चैप्टर से संबंधित बेहद महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, उससे संबंधित एक वीडियो लाएंगे, और इसके बाद में ये वीडियो और जो क्लास जो है पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नए टॉपिक के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।